नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। डू यू थिंक कि अमेरिका के लिए ये वियतनाम से भी बड़ी हार है ईरान में? That's a great question. हम्म, देखिए वियतनाम में क्या हुआ था, the US lost almost 60,000 soldiers, right? Almost 60,000. They tried a full scale ground invasion. कितना लंबा ये चला, कितने political advisors भेजे उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया. It was a disaster of huge huge proportions for the US. लेकिन उससे US का इकोनॉमिक स्टैचर कुछ गिरा क्या? नहीं गिरा. यूएस का पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज ग्लोबली गिरा क्या? नहीं गिरा. यूएस में क्या वॉशिंगटन डीसी में आग लगी, कुछ हुआ ऐसा कुछ? नहीं. यूएस का पब्लिक को कुछ इकोनॉमिक उसके इफेक्ट्स हुए? नहीं हुए. So, yeah, the US lost a lot of people. Vietnam itself became a euphemism for an American experience, right? That's what Vietnam was. Abhi, Iran mein, the US has lost 20 soldiers, officially, roughly 20 soldiers, okay? Maybe 20, 30 aircraft. Um, or Iran has lost maybe thousands of civilians and thousands of serving military personnel. Iran has absorbed a tremendous amount of damage from the US and Israeli airstrikes, okay? So overall, Iran has been tactically on the receiving end, but strategically they've won. Lekin, is it bigger than Vietnam is the question, because the US is feeling the economic pain of this. Okay? Hormuz को अगर अब ईरान कंट्रोल करता है, that's a massive defeat for the US. It gives Iran leverage over a major arterial choke point of global energy and economy. And that's a kind of setback the US never suffered in Vietnam, right? US prestige did not suffer the kind of setback that it has suffered over here. Iran becoming the hegemonic power in West Asia, the US did not suffer that sort of disaster in Vietnam. So, it doesn't look like it's anything comparable to Vietnam because the US only lost 20 soldiers. Right. But from a strategic and overall geo-economic perspective, this is worse than Vietnam, actually. That's how I see it. How do you see it? एग्जैक्टली दैट Okay. एग्जैक्टली दैट क्योंकि वियतनाम में जो हुआ 15 साल उसके बाद अमेरिका ने कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया जब तक वो डेजर्ट स्टॉर्म था ना इराक के खिलाफ 1990 में वो एक बहुत बड़ा इन्वेजन उन्होंने माउंट किया और जो भी उन्होंने वियतनाम में लोग भूल गए हैं कितने सैकड़ों अमेरिकन हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन फाइटर्स वे शॉट डाउन Yes. compared to the Iraq war where they lost about 17 to 20 fighters. First Iraq war, second में तो none. 50 के आसपास होता है. Second, Maybe 50, हाँ. Yeah. Total coalition losses. हाँ. total coalition losses, yeah. हाँ. So, fine. But इस बार हमको क्या पता चल रहा है कि अमेरिका अपना स्ट्रैटेजी कैलिब्रेट ही नहीं कर पा रहा है. क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इराक का जो 2003 में जो इन्वेजन हुआ, जो अफगानिस्तान का 2001 में इन्वेजन हुआ और अब जो ईरान के साथ हो रहा है वो बार बार वही गलती किए जा रहे हैं. उसका इकोनॉमिक कॉस्ट, अफगानिस्तान और इराक का जो इकोनॉमिक कॉस्ट था वो तो डायरेक्ट अमेरिका को था. जो ईरान का जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो पूरे वो पैक्स अमेरिकाना जो अमेरिकन इनविजिबल एम्पायर है उस पे है. उसके एकदम जड़ तक जा चुका है. ईरान और अफगानिस्तान का जो एक्सपेंडिचर था वो अमेरिकन सोसाइटी के जड़ तक गया था. वियतनाम का एक्सपेंडिचर उतना नहीं था, राइट. पर इसका एक्सपेंडिचर था. ईरान का भी एक्सपेंडिचर एकदम जड़ तक जा चुका है. सो एग्जैक्टली दैट इतना प्रभावशाली नहीं रहा है अगर आप नंबर्स को देखेंगे, पर जो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक प्रभाव रहा है वो एकदम बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहा है अमेरिका पर. पर इस वॉर में जो हुआ है, स्पेशली यूएस और इजराइल का अलायंस भी जो है, आर वी गोइंग टू सी अ डिक्लाइन इन दिस अलायंस, इन दिस पार्टनरशिप? ह्यूज. ये आई थिंक दिस इज द जीनियस ऑफ ईरान. उन्होंने देखा कि दो अलायंसेस हैं. एक तो अमेरिका इजराइल अलायंस, दूसरा है रिपब्लिकन नेतन्याहू अलायंस. उन्होंने क्या कर दिया है कि एक तो रिपब्लिकन नेतन्याहू अलायंस को बहुत ये कर दिया है, आइसोलेट हो गया वो. आइसोलेट हो गया है. क्योंकि जब अमेरिका पॉलिटिकली हारता है वो किसी और को स्केपगोट करना चाहता है. मेरी गलती नहीं, उसकी गलती. बकरा, बलि का बकरा बनाना चाहता है, जिसमें नेतन्याहू बन गया है. दूसरा, अमेरिका एज अ होल
डेमोक्रेट्स और इजराइल का आजकल चलता नहीं है, इवन दो मोस्ट जूज वोट डेमोक्रेट एंड आर डेमोक्रेट्स, बट द डेमोक्रेट्स लार्जली एक इस्लामिस्ट पार्टी बन गया है। हम्म, इल्हान ओमार, वो एक और जो Rashida Tlaib. रशीदा हम्म, तलैब, हाँ, माय गॉड, क्रेजी। एंड देयर इज द गंजू अयाना प्रेस्ली, Okay. हाँ, Hmm. वो उन टाइप लोग, दे हैव कंट्रोल्ड द पार्टी नाउ, हम्म, ठीक है। सो ईरान हैज डन अ लॉट मोर देन जस्ट मिलिट्री पॉलिटिकल विक्ट्री। इट हैज ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच, रिपब्लिकन्स और नेतन्याहू के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच, क्योंकि जो अब तक, अगर 2025 तक आप देखोगे, क्या इजराइल के वजह से अमेरिका को एक लगान देना पड़ता था? हाँ, देना पड़ता था। पर जो इजराइल इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कंट्रीब्यूशन, इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूशन देता था, वो ज्यादा होता था। हम्म, इस बार जो लगान अमेरिका को देना पड़ रहा है इजराइल के वजह से, वो इजराइल के रेमिटेंसेस से कई ज्यादा है। तो वो अलायंस इक्वेशन ही बदल गया है ईरान की वजह से। सो इट इज़ राइट टू से कि बाकी कुछ हो ना हो, नेतन्याहू का लेगेसी वुड बी दिस कि द पर्सन हु सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड दिस रिलेशनशिप. It he is not responsible, but yes, he will be made the scapegoat. Yes. Yeah. Yeah. बिकॉज एक वो हेरिटेज फाउंडेशन भी है ना, वो इज ड्राफ्टिंग दैट होल प्रपोजल कि किस तरह से इन द नेक्स्ट डेकेड वीन ऑफ करना है इसराइल को फ्रॉम मिलिट्री एड जो यूएस देता है. सो एसेंशियली द रिलेशनशिप इज गॉन नाउ. Well, look, they can come up with that proposal. Hmm. I would never write off the Israelis. Yeah. They are very smart. अमेरिका अपना स्ट्रैटेजी बदले ना बदले, इजराइल अपना स्ट्रैटेजी बदल देगा. Hmm. So I never count out the Israelis. They're smart. सो व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड आर वी लुकिंग एट नाउ? क्योंकि अब जब वो एक प्रेसिडेंट भी सेट हो गया है कि आप, अगर आपके पास में हॉर्मूज जैसा एक स्ट्रेट है जिसे आप ब्लॉक कर सकते हो, तो हाउ आर वी लुकिंग एट द वर्ल्ड नाउ? नेक्स्ट 1-2 डेकेड्स में हम क्या क्या चीज़ें होते हुए देख सकते हैं? बिकॉज जो एक ऑर्डर बना हुआ था ना, वो स्टिल वाटर में रिपल्स सडनली आ गए हैं एंड एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग जो ईरान ने किया है. सो हाउ आर वी सीइंग द वर्ल्ड चेंज नाउ? I think there's going to be weaponization of, trade corridors, of choke points. आर्म्स रेस. Arms race तो हो ही रहा है, arms race तो हो ही रहा है. For example, if Indonesia had the wherewithal, they would weaponize Malacca. वो कहेंगे कि we will charge a toll. क्यों नहीं करेंगे? If they had the wherewithal to do that. I think all these geographical choke points are going to become contested areas wherever the US Navy doesn't have full hegemony. Okay, that's going to be there. और दूसरा क्या हो रहा है कि पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है, द सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, उसको यूएस ने ही डिसमेंटल कर दिया है अभी. ओके, दे हैव देमसेल्व्स डिसमेंटल्ड इट बिकॉज़ दे सेड दैट इट्स नो लॉन्गर सर्विंग अस. इट वाज सपोज्ड टू सर्व अस, दैट्स व्हाई वी मेड इट, बट नाउ इट्स सर्विंग आवर एडवर्सरीज. तो उसको वही डिसमेंटल कर रहे हैं. एंड नाउ वी आर सीइंग अ बाइफर्केशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर. एक तो यूएस लेड ब्लॉक है, दूसरा चाइना, रशिया एंड व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू कॉबल अप टुगेदर, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. And then there's India and whoever else. Like we are wondering, hum kahan hai? We don't want to be here. We don't want to be there, right? So it's a tough road for India to be on. So the world order is bifurcating. You are seeing a very rapid reorganization of everything, and I think it's going to be difficult in the coming years for you to be a global citizen. For global citizen. If you want to, if you feel like I'll hop onto a jet tomorrow morning and go wherever I want in the world, it may be difficult by 2030, depending on how things are. So globalization का भी end है technically. Globalization खत्म हो रहा है. Everything is being now ring fenced, whether it is resources, whether it is talent, manpower, whether it is technology, whether it is access to geographies. Everything is gonna get ring fenced. That's what could be in the offing. That will be terrible because I would like the world to be a nice, open, happy place like it used to be when I was a kid. But it doesn't last forever. This was a nice interlude of time, but now the world is going back to the way it always has been. Yeah. A bunch of fiefdoms and everybody controls what they control jealously. And yeah,